नमस्कार बच्चों। कल के वीडियो में क्लास 12 हिंदी वेदांत जो दूसरा चैप्टर आपका है जोज, आनंद यादव जी द्वारा लिखा हुआ, इसको आपने सुना था। ये वर्णन हो रहा था कल कि जो जैसे तैसे रोते धोते उस छोटे से बच्चे जकाते की पाठशाला शुरू होती है। जैसे तैसे उसके पिताजी ने पाठशाला भेजना उसको शुरू कर दिया दत्ताजी राव के कहने के अनुसार। चलिए पहुंच गया। शुरुआत में तो काफी परेशानी, बच्चे को लड़कों ने काफी सताया, उसकी वेशभूषा को देख करके उसकी धोती खींची, उसका गमछा उतार के रख दिया, तो उसको काफी परेशान किया। तो लेकिन उसने जाना नहीं छोड़ा, वो जाता रहा। देखता है कि हमें कई टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, और गणित के जो टीचर थे हमारे, वो बच्चा क्या देखता है, अपना नाम उसने जकाते बताया था, या कि आनंद यादव जी का घर का नाम होगा। तो वो क्या कहता है कि एक बच्चा था हमारी क्लास में जिसका नाम था बसंत पाटिल। बहुत होशियार था, दुबला पतला शरीर वाला था, लेकिन होशियार बहुत था। वो हमेशा उसके सवाल सही आया करते थे। स्वभाव से हमेशा वो शांत रहता था, सिर्फ पढ़ाई में अपने मन लगाया करता था। घर से पूरी तैयारी करके आता था और दूसरों के सवालों की जांच भी करता था। उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया गया था। हमेशा वो बच्चा यानी बसंत पाटिल नाम का लड़का पहली बेंच पर बैठता था, अपने टीचर के पास में ही वो बैठा करता था। क्लास के सभी बच्चे उसका सम्मान किया करते थे। यहां तक आपने पाठ सुना था। अब इसके आगे जब ये आनंद यादव जी देखते हैं कि हमसे छोटी उम्र का बच्चा जो पिछली क्लास में पिछले साल हमसे पीछे पढ़ता था, आज जरूर क्योंकि हमारी साल हमारे पिता ने बर्बाद करवा दी, अब दोबारा जैसे तैसे हम पाठशाला आना शुरू किया है, तो मुझे ये लड़का यानी बसंत पाटिल नाम का लड़का अपनी उम्र की अपेक्षा वो छोटा लगता था। देखने में भी छोटा और उम्र में भी छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था पिछले साल। अगर साल बर्बाद मेरी ना हुई होती तो मैं आज उससे आगे होता, जो क्लास का मॉनिटर बना हुआ है। लेकिन मैं तो गलती से पिछड़ गया हूँ, गलती से मैं पिछड़ गया। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए, क्योंकि मैं इससे उम्र में बढ़ा हूँ और पिछले साल भी 5 में पढ़ता रहा। इसलिए मॉनिटर मुझे बनना चाहिए क्लास का, ना कि इस बसंत पाटिल नाम के लड़के को। ये मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे थे, मन ही मन में। अच्छा, तो ऐसा मुझे लगता था। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे सिर्फ 2 महीने रह गए हैं मेरी परीक्षा के। मुझे सिर्फ 2 महीने में अपनी पूरी 5वीं की तैयारी कर लेना है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह पास होना है, अच्छे नंबरों से भी। तो कक्षा में दंगा नहीं करना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से बैर भाव नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। सिर्फ मुझे अपनी पढ़ाई में मन लगाना है, जिससे 5वीं का रिजल्ट मेरा अच्छा आ जाए, अच्छे नंबरों से मैं पास हो जाऊं। 2 महीने में कोर्स कवर करके मुझे दिखाना है। तो पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं था कि मैं ऊट पटांग के कार्यों में लग जाऊं। तो हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं। मन में ये विचार ही आ रहे थे कि हम तो इस क्लास में ऊपरी हैं, पिछले साल भी इसी क्लास में पढ़ते रहे। यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम थोड़ी सा भी ध्यान अगर पढ़ाई में दे देंगे तो हम अच्छे नंबर हम ला सकते हैं। इन सब बातों के कारण जब ये सब विचार मेरे मन में आए, तो इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा। सिर्फ पढ़ाई की तरफ मेरा मन एकाग्र हो गया। और बसंत पाटिल की तरह, जैसे बसंत पाटिल होशियार लड़का था, उसकी तरह मैं भी पढ़ने लगा। पढ़ाई में मैं भी काम करने लगा और सवाल भी मेरे सही निकलने लगे। मैंने अपनी क्या किया, तुरंत मैंने अपनी जितनी किताबें पुरानी साल की रखी थी, पिछले साल की, तो उन किताबों पर, अपनी कॉपियों पर अखबारी रंगीन कागज चढ़ा दिए, कवर चढ़ा दिए, यानी कि उनको कवर कर दिया, यानी कि अपनी पुस्तकों को, अपनी कॉपियों को सुरक्षित कर लिया। और अपना बस्ता भी व्यवस्थित रखने लगा कि यही बस्ता, यही किताबें मुझे ज्ञान देंगी। तो इसलिए मैंने बस्ता को, अपनी किताबों को सुरक्षित कर लिया और हमेशा समय बर्बाद न करते हुए कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए बैठता था। और क्लास में मैं ये देखा करता था कि उस बसंत पाटिल नाम के लड़के ने अगर कोई आज ऐसा काम किया है कि जिस काम के कारण हमारे टीचर ने उसको शाबाशी दी हो, तो अगर कोई शाबाशी का काम बसंत पाटिल नाम के लड़के ने किया, तो दूसरे दिन मैं भी वैसा कुछ काम करता था कि आज मेरी तारीफ होनी चाहिए, आज टीचर मेरी तारीफ करें। तो मैं भी उस लड़के की तरह यानी बसंत की तरह मैं भी कुछ ऐसे काम करने लगा कि मुझे भी अब शाबाशी मिलना शुरू हो गई। तो मैं खूब मन लगा करके, खास तौर से गणित जैसा विषय, गणित जब पढ़ाया जाता था, खूब मन लगा के
एकाग्रता के साथ मैं गणित को पढ़ने लगा। तो जब मैंने मन को एकाग्र कर लिया तो गणित जैसा कठिन विषय भी झटपट समझ में मुझे आने लगा और सवाल मेरे सही निकलने लगे। तो मैं भी गणित में अब होशियार होने लगा। तो मुझे टीचर, जब मैं होशियार हो गया तो मेरे टीचर मुझे चाहने लगे, मेरी तारीफ करने लगे। तो कभी कभी बसंत पाटिल के साथ साथ, जो बसंत पाटिल नाम का लड़का था, उसके साथ साथ एक तरफ से वह कभी कभी कह देते कि भाई तुम भी होशियार हो, ये लड़का भी आया है नया, ये भी होशियार है, तो चलो एक तरफ से बसंत तुम कॉपी चेक करो लड़कों की कितने सवाल किसके गलत हैं, तो दूसरी तरफ से जकाते यानी कि आनंद तुम चेक करो कॉपी किसके कितने सवाल सही है। तो दूसरी तरफ से मैं भी कॉपियां अब लड़कों की चेक करने लगा बसंत की तरह। इसके कारण मेरी और बसंत की अच्छी दोस्ती जम गई, पक्के दोस्त हम लोग दोनों लोग बन गए। यानी कि जो मॉनिटर था वो बसंत नाम का लड़का और मैं अच्छे पक्के दोस्त बन गए। एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे की हमेशा सहायता करते थे। तो एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। कभी कोई मुझे परेशानी होती तो बसंत बता देता, कभी कोई बसंत को दिक्कत होती तो वो मुझसे पूछ लेता, मेरा सहयोग ले लेता। तो हम लोगों की अच्छी दोस्ती जम गई। मास्टर भी मुझे चाहने लगे और मेरे मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे। जब मैंने पहली बार अपने टीचर के मुख से आनंदा शब्द सुना तो आनंदा शब्द सुनकर के मुझे बड़ा आनंद आया, बड़ी प्रसन्नता हुई। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा। माँ कभी कभी आनंदा कहती थी, लेकिन कभी कभार कहती थी, लेकिन कितने प्रेम के साथ, कितने स्नेह के साथ हमारे टीचर ने मुझे आनंदा कहा। तो मास्टर के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण, इस अपनत्व के कारण और बसंत की दोस्ती के कारण अब पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा, क्योंकि मास्टर भी मुझे चाहने लगे और बसंत जो मॉनिटर था उससे मेरी अच्छी दोस्ती जम गई। इसलिए पाठशाला में, स्कूल में मुझे जो पहले दिन डर लगा करता था, आज मुझे वहां अच्छा लगता है, यानी स्कूल में मेरा मन लगने लगा। अच्छा चलो दूसरी टीचर की बात अब आनंद यादव जी करते हैं कि एक टीचर हमें बचपन में उसी क्लास में मराठी पढ़ाने के लिए आया करते थे। मराठी भाषा का ज्ञान कराने के लिए एक टीचर आया करते थे जिनको सौंदलगेकर के नाम से हम लोग पुकारते थे। उनका नाम था सौंदलगेकर। तो जो सौंदलगेकर मास्टर साहब थे वो हमको मराठी पढ़ाने आते थे। वो इतने बढ़िया मराठी पढ़ाते थे कि पढ़ाते समय वे स्वयं रम जाते थे। यानी कि कोई कविता सुना रहे, कोई काव्य पाठ कर रहे तो उसमें रम जाते थे, बिल्कुल लीन हो जाते थे, यानी कि डूब करके पढ़ाया करते थे। बड़ी हृदय से उसको पढ़ाते थे। विशेषतया जब भी कविता पढ़ाया करते थे, यानी काव्य पाठ किया करते थे, कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। जब काव्य का पोर्शन पढ़ाया करते तो उसको तो बहुत ही अच्छे ढंग से वो पढ़ाया करते थे। उनका गला बहुत सुरीला था, बहुत अच्छी आवाज थी उनकी, छंद की बढ़िया चाल और उनके साथ ही रसिकता थी उनके पास। यानी कि उनकी आवाज को सुन ले, उनके गाने के ढंग को कोई अगर सुन ले, उनके गीतों को सुन ले, उनकी कविता को सुन ले तो अपने आप ही वो आनंद में डूब जाता था, मग्न हो जाता था। यानी कि ऐसी रसिकता, दूसरों को लुभाने की कला ये सौंदलगेकर नाम के टीचर के पास में थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी कंठस्थ थी। अब आप लोगों को ये तो पता है कि वो मराठी भाषा पढ़ाया करते थे, तो मराठी भाषा की कई कविताएं तो उन्हें कंठस्थ थी ही, चाहे वो पुरानी कविताएं हों और चाहे नई कविताएं हों। लेकिन उसके साथ साथ अंग्रेजी कविताएं भी उन्हें कंठस्थ थी, मौखिक रटी हुई थी अंग्रेजी कविताएं भी काफी। अनेक छंदों की लय, किस लय में हमें गाना है, गति, ताल, इन सब चीजों का भी उन्हें बढ़िया तरीका से, बहुत ही अच्छे ढंग से ज्ञान था उनको पहले से। अगर कोई क्लास में कोई उन्हें मराठी कविता पढ़ानी है तो क्या करते थे, वो पहले एक आध कविता गाकर सुनाते थे, अपनी मधुर आवाज में उस कविता को गाते थे। यही सच्ची पढ़ाई है काव्य की, जिसको काव्य के साथ ही गाया जाए, काव्य की तरह ही गाया जाए, सुनाया जाए। तो पहले एक आध कविता भी गा करके सुनाते थे, फिर बैठे बैठे जो उस कविता के हाव भाव होते तो उसको अभिनय के साथ उसका व्याख्यान करते थे, अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण कराते थे, उसकी व्याख्या करते थे। उसी भाव को किसी अन्य कवि की कविता सुनाकर दिखाते, उसी भाव की, कि देखो बेटा आज हमने तुम्हें इस भाव की कविता सुनाई, इससे ये हमें प्रेरणा मिलती है, इससे ये हमें सीख मिलती है। चलो ऐसी ही कविता उस लेखक ने भी लिखी है, उस कवि ने भी इस तरह की कविता की है, तो किसी दूसरे अन्य कवि की कविता भी सुना देते। अच्छा, बीच में
कभी कभी बीच में क्लास ले रहे हैं और कभी कभी बीच में जो कई लेखक रचनाकार हो गए हैं उनके संस्मरण भी सुनाते कि हमारे साथ उनकी मुलाकात कैसी हुई, पहले कहाँ हम लोग मिले। तो बीच में कवि यशवंत, बारेकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाया करते थे हमें क्लास में। वे स्वयं भी कविता करते थे, वो भी अच्छे कवि थे, कई प्रकार की कविताएं वो भी कर लेते थे, यानी कि वो भी कवि थे। अगर याद आ गई कोई उन्हें कविता याद आ गई तो वे भी एकाध अपनी भी एकाध सुना देते। जैसे पाठ में कोर्स में जो कविताएं थी वो तो पढ़ाना ही है, उसके साथ साथ उन्हें अपनी रची हुई अपनी रचित कविता कोई याद अगर आ जाती तो उसको भी क्लास में वो सुना देते थे। यह सब सुनते हुए तो रोजाना का ये नियम था उनका, मराठी टीचर का, सौंदलगेकर साहब का। तो यह सब हमें रोज सुनने को मिलता था उनसे। तो यह सुनते हुए उनके अनुभव, यानी कि क्या बात हमें बताते हैं, क्या सिखा रहे हैं, उनके अनुभव सुनते हुए वो अनुभव अपने मन में हम इकट्ठा करते हुए अपना भान ही नहीं रहता था। जब वो सुनाया करते थे संस्मरण, कविताएं सुनाते तो अपनेपन का वो भान ही नहीं रहता था, हम भूल जाते थे, यानी कि उन्हीं की कविताओं में हम भी लीन हो जाते थे। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर दम रोक करके मास्टर के हाव भाव, ध्वनि, गति, चाल और रस को पीता रहा निरंतर, रोजाना। अब जो कविता हमारे टीचर सुनाया करते थे तो पूरे कानों को एकाग्र करके बस उन्हीं की आवाज में ही कान को हम लगा दें। हमारी आंख सिर्फ उनके हाव भाव, कैसी एक्टिंग वो कर रहे हैं कविता के साथ साथ, पूरी दम रोक करके अपने कान और आंख उनके हाव भाव देखने के लिए और उनके काव्यांश को सुनने के लिए लगा देते कि उनके हाव भाव कैसे हो रहे, ध्वनि कैसी निकल रही, गति कैसी है, चाल कैसी है। इन सब का रस में पीता रहा, आनंद से उन सब चीजों को ग्रहण करता रहा। अच्छा, तो इन सब चीजों को सुनते हुए एक विशेषता मेरे अंदर आ गई। मेरे मन में भी ये भाव उठने लगे कि टीचर की भांति मुझे भी ये चीजें सीखना है, मैं भी कविता करूंगा, मैं भी ऐसे ही हाव भाव प्रकट करूंगा। तो क्या करता था, अब स्कूल में तो पढ़ाई करके मैं आ जाता था। अब सुबह शाम जैसे पिताजी ने हमें आदेश दिया था कि सुबह शाम तुम्हें खेतों पर भी जाना है, तो क्या करता था मैं, स्कूल के समय 11 से 5 बजे तक मैं स्कूल में रहा और जो खाली समय मिला स्कूल के बाद सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए, पानी लगाना है खेत पर तो पानी लगाते हुए, ढोर चलाते हुए, यानी कि जानवरों को मैं जब चरा रहा होता अकेले में, कोई मेरे साथ नहीं, मैं खेतों में पानी लगा रहा हूँ, जानवरों को चरा रहा हूँ, खुले गले से कि मुझे सुनने वाला कोई नहीं है, अगर कोई गलती भी होगी तो मुझे टोकने रोकने वाला कोई नहीं। तो खुले गले से वे सारी कविताएं जो मास्टर ने मुझे क्लास में सुनाई थी उन सारी कविताओं को गाया करता अपने गले से, और हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता, जैसे टीचर समझा के गाते थे उसी तरीका से, बिल्कुल उसी अभिनय के साथ मैं भी अपने पानी लगाते समय खेतों में, जानवरों को चराते समय मैं भी कविता करने लगा, कविताओं को गाने लगा। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था। अब जैसे कि मैं अर्थों से खेल रहा, जैसे कोई कविता हमारे मास्टर ने सुनाई, उस कविता को मैंने भी खेत में पानी लगाते हुए सुनाया, गाया। अब उसका अर्थ कि हमारे टीचर ने, हमारे मास्टर साहब ने इसका अर्थ ऐसा बताया था, तो उसका अर्थ भी निकालने का मैं प्रयास करता, और कभी कभी एक्टिंग करते हुए कविता गाता जा रहा, एक्टिंग भी करता जा रहा और आगे पीछे भी हो रहा, यानी कि पूरी तरीका से मैं एक्टिंग करने लगा अपने खेतों में काम करते हुए। अच्छा, तो सोचा करता था, विचार करता था कि हमारे क्लास में मास्टर साहब कैसे कविता सुनाया करते थे। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, अब वो तो कुर्सी में बैठ गए, बैठे बैठे ही अभिनय किया करते थे और कविताएं सुनाया करते थे। और तो मैं क्या करने लगा, मैं पानी लगाते लगाते खेतों में पानी डाल रहा, पानी लगा रहा, सिंचाई कर रहा। तो जैसे मास्टर अभिनय करते थे वैसा पानी लगाते हुए मैं भी कविताएं गाता जा रहा और अभिनय भी करता जा रहा। क्यारियां पानी से कब भर जाती, क्यारियां पानी से कब भर जाती, इसका भान भी नहीं रहता था। बिल्कुल मैं कविता करने में, उसके गानपन में बिल्कुल मस्त हो जाता। तो मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला। अच्छा, आनंद यादव जी कहते हैं कि मुझे बचपन में इस चीज की जानकारी भी उस समय हो गई कि जैसे मास्टर साहब स्वयं कविता रच लेते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी प्रकृति को देख करके, समाज के किसी प्रकार के वातावरण को देख करके स्वयं हम भी कविता की रचना कर सकते हैं। मुझे इस चीज का उस समय पता चला कि हमारे सामने कितने दृश्य हैं, हर चीज पर कविता लिख सकता है कवि।
तो इस बात का भी ध्यान मुझे उस समय आया। अच्छा, एक लाभ कवि को हुआ कविता करते हुए, कविता के गानपन को लेते हुए, इन कविताओं के साथ खेलते हुए लेखक कह रहे मुझे दो प्रकार की बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी दो शक्तियां प्राप्त हुई? पहले, जब मैं स्कूल नहीं जाता था, देखना लेखक बता रहे कि जब मैं स्कूल नहीं जाता था तो पिताजी कहते थे चल खेत में पानी लगा के आ, इन जानवरों को चरा के आ, तो मुझे बड़ा अकेलापन सा महसूस होता था। कुछ 2-4 लोग होते तो समय कट जाता। कितनी तेज धूप है बताओ, मैं पानी लगा रहा हूँ। तो पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, काम करते हुए, जो मैं खेतों पर काम करता था, मुझे अकेलापन बहुत खटकता था कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। बहुत खटकता था मुझे। पहले किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना मुझे अच्छा लगता था पहले, कि कोई ना कोई मेरे साथ में हो जिसके साथ मैं बात कर सकूं, उनके साथ में खेल सकूं। हमेशा कोई ना कोई साथ में मेरे होना चाहिए, ऐसी मेरी सोच उस समय थी जब मैं पढ़ने स्कूल नहीं पहुंचा था। ऐसा लगता था कि कोई ना कोई साथ होना चाहिए मेरे साथ देने के लिए। लेकिन अब जब से मैं स्कूल जाने लगा, हमारे मराठी टीचर मराठी कविताएं सुनाने लगे, कविताएं कैसे रची जाएं इसकी प्रेरणा देने लगे, उसकी यति गति चाल ध्वनि ये सब समझाने लगे अभिनय के साथ, तो मुझे भी ये लगने लगा कि अब मेरे साथ में कोई ना हो तब मैं अच्छे ढंग से अपनी एक्टिंग, अपना अभिनय कर सकता हूँ। तो अकेलेपन से अब मुझे कोई ऊब नहीं होती है, और काम भी हो रहा, मुझे ये पता नहीं चलता कि क्यारियां कब पानी से भर गई। यानी कि अगर काम रहता है तो काम में फिर यहाँ वहां दिमाग नहीं जाता। तो अकेलेपन से मुझे उस समय कोई ऊब नहीं होती। मैं अपने आप से ही खेलने लगा अपने आप से ही। उल्टा अब तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जितना मैं अकेला रहूं मेरे लिए, मेरे ज्ञान अर्जन के लिए उतना ही अच्छा है जितना मैं अकेला रहूं। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेंगी। अगर कोई साथ में होगा तो हो सकता मुझे शर्म लगे किसी के सामने गाने में, किसी के सामने नई कविता बनाने में। अगर कोई गलती हो गई तो वो टोकेगा, रोकेगा, तो मुझे रोक टोक करने वाला नहीं चाहिए। तो जितना मैं अकेला रहूं मेरे लिए उतना ही अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकती, जितना मन होगा मैं उतनी तेजी आवाज के साथ गा सकता हूं। अगर कोई देखने सुनने वाला ना होगा तो किसी भी तरह का अभिनय कर सकता हूं, किसी भी तरह की मैं एक्टिंग कर सकता हूं। कविता गाते गाते हमारे टीचर तो सिर्फ अपना भाव ग्रहण कराते हैं और एक्टिंग करते हैं, अभिनय करते हैं, लेकिन मैं उनसे भी अच्छा कर सकता हूं अगर देखने वाला कोई नहीं होगा। कभी कविता करते करते, गाते गाते मैं थुई थुई करके नाच भी सकता हूं अगर कोई देखने वाला ना होगा। और मैं सचमुच ही जब पानी लगा रहा खेतों पर, जानवर चरा रहा, तो कभी कभी सचमुच कविता गाते गाते मैं नाचने भी लगता था। मैंने अनेक कविताओं को अपनी खुद की चाल में गाना शुरू किया। अब मुझे एक क्षमता और पैदा हो गई मेरे अंदर, एक शक्ति और आ गई कि जैसे टीचर ने कक्षा में कोई दूसरी तर्ज में वो कविता सुनाई, तो मैं सोचता था कि इस तर्ज में उसी कविता को क्या दूसरी तर्ज में भी गाया जा सकता है। तो मैं अन्य तर्जों पर भी उस कविता को बनाने लगा, यानी कि खुद की चाल में गाना शुरू किया। अपनी ही तर्ज, नई तर्ज बना करके मैं उस कविता को गाने लगा। अनंत काणेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरिते पांडरी माया धर ढींवरी। इस कविता को जो उन्होंने मराठी में मुझे स्कूल में सुनाई थी हमारे सौंदर्य बेकर टीचर ने, तो मैंने मास्टर की चाल से उस कविता को अपनी तर्ज में अलग ढंग से गाया, उसको खेतों में अलग ढंग से अपनी चाल में बिठाकर गाई। यह चाल एक सिनेमा के गाने पर आधारित थी। जैसे सिनेमा की फिल्मी तर्जें कुछ होती हैं, तो एक मैंने फिल्मी तर्ज पर उस कविता को वहां पर गाया। वह गाना केशव करणी जाति नामक छंद में था। केशव करणी जाति नामक छंद के भी कई प्रकार हैं, तो केशव करणी कविता, जो केशव करणी जाति का जो छंद होता है, उसमें उस कविता को मैंने गाया। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था। अब मास्टर तो कम अभिनय करते थे, मैं और उनसे अच्छा ज्यादा अभिनय अपने खेतों पर मैं करने लगा और कविता गाने लगा। चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था। सुनो ध्यान से, अब चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने की कोशिश करता, यानी कि जैसा भाव प्रकट हो रहा, चेहरे पर भी वैसा भाव उभरना चाहिए। यही सच्चे नाटककार का लक्षण है, जो एकांकी करते हैं, नाटक करते हैं, अभिनय करते हैं। अगर अभिनय सीधे सीधे कह दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसा अभिनय, जैसे पात्र का वर्णन करना है, जिस काव्यांश को हमें करना है, जिस गद्यांश को सुनाना है, उसका भाव हमारे चेहरे पर भी उकरना चाहिए।
तो ऐसा प्रयास भी मैं करने लगा अपने खेतों पर। तो जब ये सब बात हमारे मास्टर साहब को पता चली, उन्हें मराठी टीचर को, तो मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि बताओ सब लड़कों की अपेक्षा बताओ ये कितनी कोशिश कर रहा है कोई चीज सीखने की। तो उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने, अब मैं तो 5वीं में पढ़ रहा था, मेरी आवाज भी अब अच्छी हो गई, तो एक दिन उन्होंने स्कूल में क्या किया, कक्षा 6वीं के सभी बच्चों को इकट्ठा कर लिया, 7वीं के भी सभी बच्चों को बुला लिया, वो उनके सामने बुला करके मुझसे गवाया कि बेटा जकाते तू इधर आ और इस कविता को जो कल मैंने सुनाई थी तू अपनी तर्ज में इसको सभी बच्चों के सामने गा करके सुना। पाठशाला के एक समारोह में भी मुझसे गवाया गया, मुझसे कविता कराई गई। इसके कारण मुझे लगा, जब ये सब कार्य होने लगे मेरे द्वारा, तो मुझे लगा कि मेरे नए पंख निकल रहे हैं, मैं भी कुछ कर सकता हूं समाज में। मास्टर स्वयं कविता करते, अच्छा मास्टर साहब जो सौंदर्य गेकर थे वो स्वयं तो कवि थे ही, अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे। अब जो कवि हैं तो कई कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में रखे रहते थे, कई काव्य संग्रह उनके पास में थे। तो वे क्या करते थे, वे उन कवियों के चरित्र और उनके संस्मरण बताया करते थे मुझसे। अब देखा कि मेरा पूरा ज्ञान ये बच्चा लेना चाहता है, तो मुझे बुलाते थे एक्स्ट्रा क्लास में अलग से, और उन सब कवियों के चरित्र के बारे में, उनके संस्मरण के बारे में मुझे बताया करते थे। इसके कारण वे कवि लोग मुझे आदमी ही लगते थे। पहले तो मैं सोचता था कि कवि जो होते हैं, होशियार लोग कुछ होते हैं, वो कुछ अलग प्रकार के इंसान प्राणी होते होंगे। जब उन्होंने बताया कि हम लोगों की तरह ये भी कवि हैं, बताओ तो इनने कितना नाम पैदा कर लिया, कितने बड़े बड़े काव्य ग्रंथों की रचना करके रख दी। तो ये सब सुन करके, ये सब समझ करके मुझे लगा कि कवि भी आदमी ही होते हैं, वो भी आदमी मुझे लगने लगे, तो मैं भी आदमी हूँ, फिर अंतर क्या है हम दोनों में। खुद सौंदर्य गेकर मास्टर भी कवि थे, मैंने सोचा कि हमारे गुरुजी भी ये भी कवि हैं, इसलिए यह विश्वास हुआ कि कवि भी कोई विचित्र प्राणी नहीं होता, वो भी अपने जैसा ही एक हाड़ मास का क्रोध, लोभ, जिसके अंदर ये सब गुण होते हैं, ऐसा ही एक मनुष्य कवि भी होता है, वही कवि है। वो सब जो गुण हमारे अंदर भी है, वही सब गुण कवि के अंदर है, कोई अलग अंतर नहीं है। तो मुझे भी लगा कि मैं भी कविता कर सकता हूँ, कविता। तो मास्टर के दरवाजे पर, हमारे उन्हीं सौंदर्य गेकर टीचर के दरवाजे पर जो घर था उनका, एक छाई हुई मालती की बेल, जो हर्बेसियस प्लांट होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, ठीक है ना, तो एक बेल उनके दरवाजे पर लटकती थी, मालती की बेल, जैसे छोटे छोटे शाकीय पौधों की बेल लटकती है, तो मालती जिसमें फूल लगा करते थे उसकी बेल लटकती थी उनके। तो मास्टर ने एक कविता लिखी थी, उसी बेल पर आधारित एक कविता लिखी। यह कविता और वह लता मैंने दोनों देखी कि हाँ, मास्टर साहब ने जो उनके दरवाजे पर वो मालती की बेल लगी है, वास्तव में बिल्कुल वैसे ही वर्णन उन्होंने अपनी इस कविता में किया है। इसके कारण मुझे लगा मैंने एक सीख सीखी इस बात से कि अपने आसपास में, अपने गांव में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृश्य भरे हैं कि जिन पर मैं भी कविता बना सकता हूँ। कई ऐसे दृश्य हैं कि जिन पर मैं भी कविता कर सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था, अनजाने में। अब मुझ में इतना ज्ञान तो था नहीं कि अपने गुरु की बराबरी कर सकूं, लेकिन अनजाने में मैं भी प्रयास करता रहता था, थोड़ी बहुत तुक मिलाता रहता था अपने मन से ही, अंदर से ही। जैसे भैंस चराते चराते, अब भैंस चरा रहा हूँ, किसान का बेटा हूँ, खेती पर कार्य करना है, तो भैंस चराते चराते कभी कभी देखा कि मेरे खेतों पर कौन कौन सी फसलें लहलहा रही हैं, तो उन फसलों पर भी मैं अपनी कविता करने लगा, थोड़ी बहुत तुक मिलाने लगा। जंगली फूलों पर भी तुकबंदी करने लगा जो दिखाई देते थे, और जब थोड़ी बहुत कुछ पंक्तियां तुकबंदी की बन जाती तो उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था, जोर जोर से गाने लगा उसी तुकबंदी को। और कभी कभी मुझे इतनी प्रसन्नता होती कि मैंने इस फूल पर आज तुकबंदी बनाई, इस वनस्पति पर, इस वेजिटेशंस पर, इन वनस्पतियों पर मैंने अपने ये तुकबंदी बनाई है। तो मास्टर को वो रची हुई बनी हुई तुकबंदी लेकर के दिखाने लगा। कविता लिखने के लिए खीसा में कागज। अब मुझे इतना शौक हो गया कि जाने कौन सी कविता कब मैं बना डालूं, किस पर मुझे कविता लिखना पड़े, तो हमेशा खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा मैं अपने पास में। और कभी कभी भूल जाता, जैसे नहीं ले जाता पेंसिल इत्यादि, और कविता कोई याद आ गई अचानक, 2-4 पंक्तियां कुछ बन गई, तो मैं ये सोचता था कि बताओ अभी तो मुझसे ये पंक्ति बन गई, अब मैं लिखूं कैसे, काहे में लिखूं, जब तक वो घर में जाऊं तब तक हो सकता भूल जाए। तो कभी अगर पेंसिल इत्यादि ना रहती थी पास में, तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर ही रेखा खींचकर मैं लिख देता।
उसकी पीठ पर ही उसकी रचना कर देता, या पत्थर की शिला पर कंकड़ से पत्थर से लिख देता जिससे वो बना रहे, लिख देता था। और जब कंठस्थ हो जाती मुझे वो अपनी स्वयं की बनाई हुई कविता, तो फिर पहुंच देता कि अब तो मुझे याद हो गई, अब याद हो गई, अब उस कविता को वो पहुंच देता। किसी रविवार के दिन, जब किसी दिन इतवार की छुट्टी होती थी रविवार की, तो एक आध कविता अगर मुझसे बन जाती 6-7 दिन में, एक कविता को मैं निर्मित कर लेता, तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाया करता था कि मास्टर साहब मैंने ये कविता बनाई है, जरा देखो तो इसमें कमी तो बताइए, कहां पर कमी हो गई है। तो अपने मास्टर साहब को दिखाता। कभी कभी तो मैं ऐसी रचना कर लेता कि अब सोमवार को कविता में दिखाया करता था। कभी कभी अगर जल्दी कविता बन गई, वो अच्छी बन गई, तो मुझे रविवार भी बड़ी मुश्किल में गुजरता था कि सोमवार कब आए, कब मैं अपने टीचर को अपनी निर्मित, अपनी बनाई हुई कविता में दिखाऊं। तो बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज भी छूट जाता, नहीं रहता धैर्य, और मैं रात को ही मास्टर साहब के घर अपनी कविता लेकर के पहुंच जाता दिखाने के लिए। वे उसे देखते, मेरी कविता को देखते और मुझे शाबाशी देते, शाबाशी भी देते थे मुझको। और फिर कभी कभी तो कविता के शास्त्र पर कि और अच्छी कविता हम कैसे बना सकते हैं, किन किन चीजों का कविता बनाने में ध्यान रखना चाहिए, कविता के शास्त्र पर एक पूरी महफिल ही जम जाती, पूरी महफिल हो जाती। बोलते बोलते मास्टर बताते मुझे समझाते जाते कि कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, कवि की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग भी कविता के लिए किस तरह होता है, संस्कृत भाषा का उपयोग भी हो सकता है, छंद की जाति कैसे पहचाने कि किस छंद का प्रयोग हम कौन सी कविता में कर रहे, उसका लय क्रम कैसे देखें, कैसे उसका लय क्रम देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती हैं, अलंकारों की पहचान, इन सब चीजों की जानकारी हमारे टीचर हमको देने लगे। अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है, ये सब बातें वो समझाया करते। कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी है, अगर कोई कवि है तो उसको शुद्ध लिखना क्यों आवश्यक है, लेखन के नियम क्या हैं, किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए, यदि आदि अनेक विषयों पर भी सहज बातें बताते थे मुझे। साधारण सा बहुत ही सरल भाषा में मुझे वो ज्ञान दिया करते थे। तो जब इन सब चीजों को मैं देखता, सुनता था, मुझे उनके प्रति अपनापा अनुभव होता कि वास्तव में मुझसे अपनत्व की भावना हमारे टीचर रखते हैं, मुझे कुछ बढ़ावा देना चाहते हैं, मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं, मुझे अपना समझते हैं। क्या करते थे हमारे टीचर, वे मुझे पुस्तक देते थे, अलग से ही पुस्तकें दे देते, अलग अलग प्रकार के कविता संग्रह देते, अलग अलग प्रकार के कवियों की कविता संग्रह मुझे पकड़ा देते। उन्होंने कई नई तरह की कविताएं सुनाई, तो लगा मैं इस धर्रे पर कविता बनाऊं। कभी कभी कहते देख बेटा ये काव्य संग्रह है, इसमें कैसी कविताएं हैं, इसको सोच समझ करके, इसको पढ़ करके, इसकी लय तर्जमे, इस धर्रे पर भी तू एक कविता बना करके मुझे दिखाना। अच्छा, फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती, जो टीचर ने हमें कार्य सौंपा कि मुझे इस तरीके की कोई कविता बनानी है। तो लगातार मैं प्रयास करता रहा, कोशिश करता रहा। इन बातों से जब ये सब कार्य में करता रहा, तो जो हमारे मराठी टीचर वही थे जो हमें, जिनके द्वारा हमने कविताएं सीखी बनाना, सौंदर्यकर मास्टर के बहुत नजदीक पहुंच गया, मैं बहुत नजदीक पहुंच गया, और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। मराठी का विशेष ज्ञान नहीं था मुझे, लेकिन उनके संसर्ग में रहने से, उनके संपर्क में रहने से मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। जब मैं कविता बनाता था तो जो सूक्ष्म ज्ञान मुझे मेरे टीचर ने दिया, उसके प्रति मैं बहुत सचेत रहता था। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने लगा, इन सब चीजों को सूक्ष्मता से, इनको बारीकी से इनको देखने लगा मैं। अब मुझे मेरे अंदर शब्दों का नशा चढ़ने लगा, शब्दों का, नए नए शब्द में खोजने लगा और ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है। हमेशा मन में मेरे कोई मधुर बाजा बजता रहता है और कुछ नया कार्य करने के लिए मुझे प्रेरणा देता रहता है। तो इस प्रकार से ये पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों ने सुना, संभवतः आप सभी को समझ में आया होगा। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।